नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। पूरे देश में इस वक्त बदले की आग धधक रही है। हमारे 26 भाइयों की हत्या पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने कल पहलगाम में की, और इस पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अब तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने हम कर रहे हैं। जिन 4 आतंकवादियों ने 26 बेगुनाहों की बेरहमी से जान ली, उनकी तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं। आप स्क्रीन पर देखिए। जानकारी के मुताबिक इनमें से 2 आतंकवादी आपस में पश्तो भाषा में बात कर रहे थे। सब जानते हैं पश्तो कहां बोली जाती है, पाकिस्तान में। हमला करने वाले दोनों आतंकवादी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं और इनकी पहचान भी कर ली गई है। इनमें से एक आतंकवादी आसिफ शेख जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन आतंकवादियों के शरीर पर बॉडी कैमरास भी लगे हुए थे। मतलब इन्होंने इस पूरी नृशंस हत्याकांड का वीडियो भी बनाया। आतंकवादियों ने टूरिस्ट को पहले सर झुकाने के लिए कहा और फिर उसके बाद AK-47 और अमेरिकन M14 राइफल से उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जांच एजेंसियों ने 3 संदिग्ध आतंकवादियों का स्केच जारी कर दिया है और उसके तुरंत बाद अब चारों आतंकियों की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। यही हैं पहलगाम के गुनहगार। आप देख सकते हैं जब मिलिटेंटों ने बाइसरन टूरिस्ट स्पॉट पे पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की, उसके बाद जो पर्यटक वहां से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े और वो इसी पहाड़ियों से जो है नीचे पहलगाम की तरफ आ रहे थे। और उसकी तस्वीर आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कहीं जूते जो है वो नजर आएंगे, जो पर्यटकों के जूते दिख रहे हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कच्चा रास्ता है और यहाँ पर भी कुछ जूते पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस समय का जो आलम था, सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में थे। तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा जूता है, किसी के जुराबे यहाँ पर दिख रहे हैं। सामने एक और जूता पड़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जब भागने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग जो है इन पहाड़ियों से गिर गए और अपनी जान बचाते हुए पहलगाम तक पहुंचे। और इसी जंगलों में, क्योंकि माना जा रहा है कि मिलिटेंट जो थे उन्होंने इसी रास्ते का इख्तियार करके उस टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचे थे और बाद में मिलिटेंटों को अपना निशाना बनाया था। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना कठिन रास्ता है, पूरा कच्चा रास्ता है। सामने आपको एक और जूता दिखाई देगा, या आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ जूते हैं, जिनमें एक लरीज का जूता दिखाई दे रहा है, दूसरा यहाँ पर व्हाइट कलर का जूता है। मतलब नंगे पांव जो है लोग यहाँ से भाग गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक लरीज का किसी महिला का जूता है। एक पांव यहाँ है, दूसरा पांव यहाँ है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितना डेडली अटैक था ये मिलिटेंटों ने, जो बिल्कुल क्लोज रेंज से पर्यटकों पर किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जूते, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कीचड़ ज्यादा है और कीचड़ में जब वो फंस गए तो वो अपने जूते छोड़कर जो है यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए निकल गए। किसी की टोपी यहाँ पर पड़ी हुई है, पानी की बहुत सारी बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई है। ये देखो, जहां तक इस एरिया में जहां से भी आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ यहाँ पर उन पर्यटकों का सामान और शूज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि एक और भी जूता यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और ये वो स्पॉट है, ये वो स्पॉट सामने है जहां पर मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। मेरे सामने आप वो स्पॉट देख सकते हैं जहां पर मिलिटेंटों ने कल दोपहर इस दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है। आतंकवादियों ने जिस तरह निहत्थे सैलानियों को अपना निशाना बनाया, पूरे देश में गुस्से की लहर है। हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है। पूरा हिंदुस्तान इस हमले का करारा जवाब देने की मांग कर रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू, श्रीनगर समेत देश के कोने कोने में आतंकवादियों के खिलाफ ऐसा ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के इन आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, आज पूरी कश्मीर घाटी बंद है। खुद मुख्यमंत्री और उनके अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बंद का समर्थन किया है। आपने देखा कल जैसे ही हमला हुआ उसके थोड़ी देर के बाद ही कश्मीर में अलग अलग जगह पर स्थानीय लोग कैंडल मार्च लेकर बाहर निकले, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए।
इस बीच प्रधानमंत्री मोदी जो सऊदी अरब के दौरे पर थे, वो वापस लौटते ही अपने काम में लग गए। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एक उच्च स्तरीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव से उन्होंने पूरा अपडेट लिया। प्रधानमंत्री मोदी आतंकी हमले के बाद अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर आज सुबह वापस लौटे हैं। आज शाम 6 बजे उनकी अध्यक्षता में सीसीएस की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें आप पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत क्या एक्शन लेगा, इस पर फैसला लिया जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह खुद पहलगाम पहुंचे और जिस जगह पर यह पूरी वारदात हुई थी, ठीक उस स्पॉट पर वो गए। आप तस्वीरों में देखिए, हेलीकॉप्टर से गृहमंत्री अमित शाह उस जगह पर पहुंचे। उनके साथ कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी थे। अमित शाह खुद एक एक ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले गृहमंत्री ने जान गंवाने वाले 26 लोगों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की और उन्हें भी इंसाफ का भरोसा दिया। इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों की तलाश इस बीच तेजी से चल रही है। पहलगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। आतंकवादी बैसरन के जंगलों से होकर आए थे और माना जा रहा है कि इस हमले के बाद वो जंगलों से होकर ही सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग गए। अब सेना और सीआरपीएफ के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इन आतंकवादियों की तलाश कर रहे हैं। जमीन पर फोर्स चप्पे चप्पे पर इनकी तलाश में बिछी हुई है, तो आसमान से भी निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए इन आतंकवादियों को तलाशा जा रहा है। पूरा देश यही जानना चाहता है कि भारत इस हमले का क्या जवाब देगा। हमारे साथ स्टूडियो में 4 बहुत सीनियर मेहमान हैं। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल एसबीएस थाना साहब हमारे साथ हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। कर्नल तेज टिकू जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। और मेजर जनरल के सिन्हा स्टूडियो में आ चुके हैं। सर, शाम को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और हमने पहले भी देखा है, जब उरी का हमला हुआ था या कश्मीर में पुलवामा का हमला हुआ था, भारत ने माकूल वक्त पर अपने हिसाब से उसका जवाब दिया था। लेकिन देश इस वक्त बहुत गुस्से में है और जिस किस्म का हमला हुआ है, ये इसके जवाब में कैसी कार्रवाई होनी चाहिए सर? सौरभ, जय हिंद। देखिए, आज देश उसी परिस्थिति में खड़ा है जो लास्ट 40 साल में बहुत बार ये परिस्थितियां आई हैं और हर एक बार ये होता है कि क्या हम बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारी जो पैटर्न ऑफ इसकी रिस्पांस होती है वो एक वीक है और बहुत लूकवार्म होती है। सिचुएशन को मैनेज करते हैं और फिर हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं और ये मानते हैं कि शायद परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। पूरी के पूरे परिस्थितियाँ बहुत बार बदली हैं, बहुत बार नॉर्मलसी की तरफ हरदम बात होती है, एक नॉर्मलसी। बट हम ये नहीं जानते कि ये हाइब्रिड वॉर का एक ऐसा स्वरूप होता है कि इसमें नॉर्मलसी का कोई मतलब नहीं। देखिए, उसके अपने एक एम है, स्ट्रेटजिक गोल्स हैं और उसमें वो दिखता है कि वो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया या हो जाएगा, ऐसी उम्मीदें होती हैं, इसलिए चीज़ें होती हैं। 52 लाख यदि टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो नॉर्मलसी को दिखाता है, पूरे विश्व में दिखाता है। बाहर से लोग आते हैं और वैसे स्पॉट को चुना जाता है जो कि डीप इनसाइड है। यदि आप देखें, मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ पर पहले हाई एल्टीट्यूड का एक ट्रेनिंग था, हमने इसी स्थल पे बहुत सारी ट्रेनिंग की हैं। ये देखिए, बहुत दूर है, एलओसी से बहुत दूर। वहाँ पर 2 ही चीज़ है जिसके ऊपर में भारत को आज फोकस करना चाहिए सौरभ। वो है, पहला, ये चीज़ें जो अंदर चल रही हैं जिसमें सेना को भी लगा दिया जाता है, ये तो इंटरनल होमलैंड सिक्योरिटी का हिस्सा मैं मानता हूँ। जो मेन है, 2 टारगेट हैं, OGWs, जिसकी पहली बात वो पाकिस्तान से भी बड़ी है, उसको हम बात, ये तकरीबन जब गवर्नमेंट होती थी PDP की और उस समय भी BJP भी आई थी, उस समय एक लिस्ट निकला था, 12,000 इसको आइडेंटिफाई हुए थे, उसको घटा के 9,000 किया गया था। मगर वो सारे घूम छुटे हुए हैं इस इलाके में, मैं मानता हूं, क्योंकि इस इलाके की आप ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात कर रहे हैं, जो इनको सपोर्ट देते हैं, संरक्षण देते हैं। संरक्षण नहीं, दे आर द एक्चुअल परपेचुएटर्स। वो आपके पार्टियों में घुसे हुए हैं, उनके अंदर में है, उनका पूरा संरक्षण है। सबको पता है कि लिस्ट क्या है। यह लिस्ट तैयार हुई थी, पहले वही पत्थर फेंकते थे, यही आपके पहले जुम्मे के नमाज के समय चीज़ें होती थी। वो अपने चेहरे को बदलते हैं। ये कोई भी आतंकवादी इतना डीप इनसाइड फुट के ऊपर में आकर के AK-47 M4 राइफल के साथ, कितनी दूर है सर? ये आपने बताया LOC से बहुत दूर है। ये
बहुत दूर। ये देखिए पीर और पंजाल से भी आप लें तो 88 किलोमीटर है, ये हिमालयन रेंज के पास है। यहां से आप चढ़ेंगे तो सीधा आप ऊपर चढ़िएगा और नीचे उतरिएगा तो हम लोग जहां जाते हैं, जहां पर हमारी यात्राएं जाती हैं कैलाश, वो वहां हम पहुंच जाते हैं। एलओसी क्रॉस करके ये आप कह रहे हैं 80-90 किलोमीटर अंदर आए हैं? उससे भी ज्यादा। यदि 88 किलोमीटर तो ये 88 किलोमीटर तो इनसाइड, यदि आप श्रीनगर से लें क्रोफ्लाई या आनंदसार से 88 किलोमीटर पड़ता है ऑन गाड़ियों के ऊपर में, यदि आप जाएं और ये सब फुट पे आते हैं। देखिए बहुत सारी एविडेंसेस हैं ये, और ये इलाका जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के इलाके के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है। पहला तो चीजें कहाँ हमारे को, हम सिचुएशन को मैनेज करके फिर आगे चल पड़ते हैं। देखिए ओवरग्राउंड वर्कर आज द मेन, सारा का सारा किया कराया इनका है, और उसमें वही पार्टियां हैं, वही लोग हैं, वही पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो इनके साथ, ये उनके वर्कर्स हैं। आज उन पे हाथ नहीं आप डाल सकते। और दूसरा है पाकिस्तान। हम इसके अलावा ये कहते हैं कि ये चार हमने आइडेंटिफाई स्केच, ये सब अच्छी चीजें हैं, वो सब पाकिस्तान से आ रहे। हम वो कह देते हैं कि लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, और इसके ऊपर हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद पे बात होती, अब कहते हैं टीआरएफ वही है। हम इन चीजों पे यदि पढ़ेंगे, और हम प्रॉब्लम ये आती है कि आजकल में जो यूनिफाइड कमांड की जो एक प्रॉब्लम आ गई है कि सारे इदारे, अभी कोई कहते हैं एजेंसीज की नाम, जैसे पाकिस्तान में बोलते थे कि 6-6, 7-7 एजेंसियां का, आप सिनर्जी नहीं कर सकते। या तो आप ये लिख लो सेना का काम है अक्रॉस, हम उस चीज के ऊपर में कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं, हम उन चीजों को कर ही नहीं पा रहे। हम पीओके की बात तो करते हैं, गिलगिट बल्तिस्तान की बात करते हैं, मगर हम एक्चुअली, ठीक है किताबों के ऊपर में हमारे प्लान्स हो सकते हैं, मगर उसको आपको ये नहीं हो सकता, टोकनिज्म नहीं कर सकते। सर्जिकल स्ट्राइक 48 आवर्स की नहीं होती है। आप देखिए ना पूरा वेस्ट एशिया देखिए, क्या किस तरह से चीजें होती हैं। आपको एस्केलेट करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं मिलिटरीली इसको सॉल्व करना। आपने कहा कि कश्मीर के अंदर इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर इनका सफाया, और फिर और उसके साथ साथ एलओसी के बाद दोनों कार्रवाई साथ साथ होनी, एवरीथिंग जेन के प्रॉब्लम, इसके अलावा कुछ नहीं। और जिहाद, इट इज अ जिहाद, इट इज नॉट टेररिज्म। तीन चीजें हैं। जिहाद कॉन्सेप्ट है, उसको आप कहिए तो सही। सर हमें तो 24/7 और 12 महीने सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। उनको एक वारदात करनी होती है और पूरा एटमॉस्फेयर वहीं पहुंच जाता है। आप छुटपुट कभी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, उनकी कैजुअलिटी, उसके अलावा कभी आपने किसी स्ट्रीट वेंडर को, कभी ठेला लगाने वाले को मार दिया, कभी किसी स्कूल टीचर को आपने मार दिया, कभी किसी कश्मीरी पंडित को घर में घुसकर उसके मार दिया। हमें भी लगता है कि चलिए बहुत ज्यादा कोई वारदातें नहीं होनी है। सर ने कहा कॉस्ट बहुत हाई, एक जान भी हमारे लिए बहुत कीमती है, और जवाब वैसा ही होना चाहिए। ये 26 जाने गई हैं, इसका जवाब, इसका प्रोपोर्शनेट जवाब क्या है? इसका प्रोपोर्शनेट जवाब होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ये एक नॉर्मल वारदात नहीं है। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड मैं समझाना चाहूँगा। देखिए ये जो वारदात हुई है ये एक बहुत क्लियर कट मैसेजिंग है, और इसके तार जो जुड़े हुए हैं। 4 दिन पहले आसिफ मुनीर आते हैं और वो बताते हैं, उनकी पूरी वक्तव्य में 2 चीज़ें उभर के सामने आती हैं, एक हिंदू मुस्लिम और दूसरा कश्मीर। इन दोनों को इस ग्राउंड एक्शन से दर्शाया गया है कि इस किस्म से उसको एग्जीक्यूट किया गया है। उसी के साथ जब आप तार जोड़ते हैं, आसिफ मुनीर की प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है, खैबर पख्तूनख्वा संभल नहीं रहा है, अटेंशन डाइवर्ट करने की जरूरत है। पीओके बार बार बोल रहा है कि देखिए एलसी के उस साइड इतना डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी तरफ कुछ नहीं हो रहा है, तो उसको यह दिखाना है भारत को गलत लाइट पे। दूसरी चीज, जहां हम एक लाइन मिस कर चुके हैं और हमने मिस की, ये मेरे विचार से हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितनी बार भी अमेरिका का राष्ट्रपति या उसके बराबर का कोई जब डिग्निटरी विजिट करता है, हमेशा टेरर अटैक हुआ है। पिछली बार जब ट्रंप आए थे, एक दिन पहले प्रदर्शन शुरू होता है, एक दिन के बाद में बंद हो जाता है, तो जाहिर है कि एक डिजाइन है। इस बार भी वो डिजाइन है। प्रधानमंत्री इसी समय गए हैं सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ओआईसी में पाकिस्तान हमेशा कश्मीर इशू को बताना चाहता है, तो कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज करने का ये एक मौका था। दूसरी चीज ये है कि इस जो इन्होंने हरकत की है, इसको इसलिए और बड़ा माना जाएगा क्योंकि कश्मीरियों के पेट पे लात मारी है। कश्मीरियों को भी अभी समझ जाना चाहिए कि ये आपके दोस्त नहीं है, इन्होंने आपकी पेट के ऊपर लात मारी है और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश की है। दूसरी चीज ये है कि इतनी दूर
इस जगह को स्पॉट इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं हो सकता, रोड नहीं है और पैदल वहां पर चल के जाना था। तो इनको पता था कि यहां पे आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, रिक्की हुई होगी। और मैं जनरल सिन्हा की बात से सहमत हूं कि सबसे ज्यादा मुसीबत यह है कि अगर चाहे हम कुछ भी कहें, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की ये मंशा है, पाकिस्तान चाहता है कि हमें बुरी लाइट में दिखाए, कश्मीर नॉर्मल नहीं है, पाकिस्तान चाहता है दिखाने के लिए, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है। लेकिन हो तो ये लेल्सी के हमारी साइड रहा है, और अगर ये हमारी साइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमजोरी है। अगर उनके इतने स्लीपर सेल जिंदा हैं तो क्यों जिंदा हैं? और अभी तक स्लीपर सेल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है, एक्शनेबल कार्रवाई नहीं होती है, एग्जीक्यूशन नहीं होता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि जितने भी स्लीपर सेल और जितने भी सपोर्टर्स हैं वो उतने ही गुनहगार हैं जितने ये टेररिस्ट हैं। सर, सवाल है कि आप इनकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने की लिस्टें बनी है, लिस्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि इसका ये पता नहीं है जो बता रहे। सॉरी फॉर इंटरवेंशन, लिस्ट तैयार है। ये आपकी विल और आपकी बस एक तस्वीर दिखा दूं, आप देख रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह को आज जो लोग घायल हुए उन लोगों से और जिनकी जाने गई उनके परिजनों से उनकी मुलाकात हुई। गृहमंत्री ने जाकर उनका हालचाल लिया है और स्पॉट पर वो खुद गए थे। उसकी कुछ अभी तस्वीरें आ रही थी, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। पहलगाम पर एक्चुअल वो जगह जहां पर ये वारदात की गई है, हत्याएं की गई हैं, उस जगह पर गृहमंत्री जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। सर, एक सवाल मेरा आपने, क्योंकि पाकिस्तान के जनरल की आपने बात कही, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो तो स्पीच आसिम मुनीर की अभी मेरे ख्याल 4 रोज पहले की है, ये आतंकवादी उससे पहले दाखिल होके ये घात लगाए बैठे थे, ये हम कह सकते हैं? बिल्कुल जाहिर है कि जब उसने स्पीच दी है, वो आप ध्यान कीजिए कि वो पुराना आईएसआई चीफ रह चुका है, तो जब उसने स्पीच दी है तो इसका मतलब वो पहले प्लानिंग बना चुका होगा। और प्लानिंग बनाने के बाद में, क्योंकि उसे अपने देशवासियों के सामने यह दिखाना है कि मैं इंपैक्टफुल हूं और मैं हिंदुस्तान की जो पूरी सिचुएशन है उसको बिगाड़ सकता हूं, यह इंपैक्ट उसने अपने लोगों को दिखाना है। और इसलिए जो है ये जो एक खतरा बताते हैं ना वो हिंदुस्तान थ्रेट थ्योरी, उसी पर पाकिस्तान आर्मी का वजूद जिंदा है और वो इसलिए उनका ये प्लान था। और हाँ बोलिए सर, मैं जरा एक कमेंट ले लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास दोबारा। सर, बहुत से लोग इसकी तुलना जो इजराइल पर हमास का आतंकवादी हमला था 7 अक्टूबर का, कर्नल साहब, उससे तुलना कर रहे हैं और वैसे ही जवाब की मांग कर रहे हैं सरकार से। देखिए, हर क्षेत्र की परिस्थिति और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और ऑपरेशनल कंपल्शन बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इजराइल जो कर रहा है वो इजराइल के लिए ठीक है, लेकिन हमें इजराइल से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। भारत के पास मैं एक इशू में बोलना चाहता हूँ, ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात हुई, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी में जो टॉप लीडर्स हैं सब ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर है आगा रूहुल्लाह, सांसद आगा रूहुल्लाह मेंबर पार्लियामेंट है। और जब वो आया था यहाँ पर स्पीच देने के लिए, आपको पता है उसने क्या बोला? उसने बोला भारत कल्चरल इन्वेजन कर रहा है कश्मीर में। नहीं, ये उसने 4 दिन पहले बोला। जब आसिम मुनीर ने ये बात कही, उससे पहले उसने ये बोला कि जितने टूरिस्ट हिंदुस्तान से यहाँ आ रहे, उनने बोला, मैं उनका स्टेटमेंट रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो हिंदुस्तान से यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, हिंदुस्तान से जो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, वो कश्मीर के ऊपर कल्चरल इन्वेजन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों की आंखें खुल जाएंगी, टूरिज्म खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका ही लीडर जो ओवरवेलमिंग वोट से चुना गया, वो कह रहा है हिंदुस्तान से आए हुए टूरिस्ट हमारे कश्मीर के ऊपर कल्चरल इन्वेजन है, और वो तकरीबन आसिम मुनीर के स्टेटमेंट के साथ मैच कर रहा है। तो ये लोग ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं आपके। ये आज दिखा रहे हैं आप, महबूबा मुफ्ती वो झंडा लेकर जा रही है कि ये हम पर हमला है। सब साउथ कश्मीर में हो रहा है, ये सब उसका इलाका है। बिजबेहरा उनका इलाका नहीं, सब पहलगाम में साउथ कश्मीर है। आप पहलगाम साउथ कश्मीर है। और मैं आपको ये भी बताऊं, ये नहीं कल परसों 4 दिन पहले नहीं आए, ये वहां रह रहे हैं। और ये आपने देखा उसी इलाके में, आप बालतल के क्रॉस करके आप बालतल चले जाए, बालतल से थोड़ा ऊपर जाइए, वहां पर आपने जेडमो टनल पर हमला हुआ, वो क्या वो जनरल एरिया सेम।
तो वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग जंगलों में 7 महीने से रह रहे हैं, बर्फ गिर रही है, ये लोग लोगों के पास रह रहे हैं, उनका ओवरग्राउंड वर्कर्स का सपोर्ट बेस है वहां पर। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो डर के मारे नहीं उनको जगह दे रहे हैं, डर के मारे आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह सकते हैं, 7 8 10 महीने नहीं रह सकते। और वो हमेशा वेट कर रहे हैं जब पाकिस्तान से उनके पास ऑर्डर आ जाएगा और वो एक्ट करेंगे। और कल मैं आपके प्रोग्राम में था, मैंने आपको बता दिया, ये बहुत जबरदस्त मौका उन्होंने चुना। सऊदी अरब, अभी एक ऑब्जेक्टिव तो उनका हल हो गया, प्राइम मिनिस्टर को कट शॉर्ट करना पड़ा, और जीडी वैंस है यहाँ पर, उन्होंने भी आज स्टेटमेंट दी। और इसमें जो सबसे खतरनाक बात है, जो देश में वातावरण चल रहा है, कम्युनल फीलिंग जो रेज हो रही हैं बिकॉज ऑफ वक्त एक्ट, उसके लिए ये बहुत खतरनाक मौका उन्होंने चुना, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप पहले बताओ हिंदू हो कि कोई और हो, जिसने बोला मैं हिंदू हूं वो मार दिया। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, मुझे लग कईयों के तो उनने कपड़े उतरवा दिए, फिर देखा वो सर्कमसाइज तो नहीं है कि नहीं है, नहीं था तो गोली मारो। इसका मतलब है वो जरूरत क्यों पड़ी उनको? तो किसी ने तो कलमा पढ़ा होगा ना, तभी तो उनको बोलना नहीं हम दोबारा कंफर्म करना चाहते हैं। तो मतलब कम्युनलिज्म को एक चिंगारी जो है, वो जो आग लगने वाली है हिंदुस्तान के अंदर, उसको चिंगारी देने का काम किया। मैं सौरभ जी, मैं एक और बात बताना चाहता, आपने इजराइल का नाम लिया यहां पर। देखिए, पिछले 35 साल से हम सफर कर रहे हैं, खून हमारा बह रहा है, मैंने कल भी ये बताया था, खून हमारा बह रहा है, कश्मीरियों का खून बह रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, देश में उथल पुथल हो रही है, कोई बेगुनाह आदमी, कोई गुजरात से आया, कर्नाटका से आया, वो मारा जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम, बिकॉज पाकिस्तान को मालूम है हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा थ्रेशोल्ड जो कल भी मैं बता रहा था वो इतना ऊंचा है कि वहां तक वो नहीं पहुंचते। वो कह रहे हैं अच्छा चलो हमने मार दिया, भारत धमकी देगा, निंदा करेगा, दैट्स इट। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हमें एग्जामिन करने पड़ेंगे, और जब तक आप पाकिस्तान आर्मी के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ये कार्रवाई चलती रहेगी। सर, इस पर आगे बात करता हूं मैं। जनरल सोई, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती थी, हमने उसको पब्लिक किया कि हमने ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान में की है उड़ी के बाद। आपने एयर स्ट्राइक की, पूरी दुनिया ने देखा, वो भी एक कठोर कार्रवाई थी। लेकिन अब मैं सुन रहा हूं जो सब लोग जानकार लोग भी कह रहे हैं कि अब वक्त है उससे बड़े एक दूरगामी एक्शन का। तो किस और बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल सौरभ, यहाँ पे क्योंकि जरूरत क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम ये 4-5 मिलिटेंट्स को मारते हैं, ये तो खाली कठपुतली है उनके हाथ में। ये तो उन्होंने कहा ठीक है भैया जाओ मरो, उनको वीडियो वगैरह दिखा के मोटिवेट करके भेजें यहाँ पे। अल्टीमेटली जब तक जो उनको भेज रहा है, जब तक जो उनको ट्रेनिंग दे रहा है, जो उनको पैसे दे रहा है, जो उनको हथियार दे रहा है, और जो OGW वर्कर्स को सपोर्ट कर रहा है, जब तक उसको महसूस नहीं होगा, जब तक उसको चोट नहीं पहुंचेगी, जब तक उसके लिए महंगा नहीं होगा। और यहाँ पे फिर एक सरप्राइज फैक्टर भी आता है। देखिए, आपने सही बात बताई, जब उड़ी हुआ तब पाकिस्तान ने सोचा था कि शायद ये क्रिकेट मैच बंद कर देंगे, निंदा कर देंगे, तब हमने सर्जिकल किया। तब अगली बार जब पुलवामा हुआ तब उसने सोचा सर्जिकल करेंगे, तब हमने बालाकोट किया। हर बार एक लेवल रेस किया। यहाँ पर मेरे ख्याल से अभी फिर जरूरत है, जो सरप्राइज फैक्टर हमारा रहता है कि जहाँ तक पाकिस्तान सोचता है उससे शायद 10 कदम आगे हमें करना पड़ेगा। और यहाँ कहीं ना कहीं यही कारण है कि अगर प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया से ट्रिप कम करके आए, अगर होम मिनिस्टर सब कुछ छोड़ के तुरंत ही श्रीनगर गए, और वहां पर उसके बाद पहलगाम में भी जहां पर अटैक हुआ वहां गए, वो जो गए हैं, इसको तो मैं बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा हूं इस चीज को कि लीड बाय एग्जांपल वाली बात है कि साइड पर गए जहां पर के हमला हुआ है। आपको बता रहे हैं हम पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में जिन आतंकवादियों के चेहरे अब सामने आ चुके हैं, 4 आतंकवादियों की तस्वीर सामने आ चुकी है। इनका जो मास्टरमाइंड है, जिसका नाम सैफुल्लाह कसूरी है, उसको लेकर के एक खुलासा हो रहा है। अगस्त 2024 में, मतलब अब से आप समझिए 7 महीने पहले, यह आतंकवादी कतर गया था। कतर में इसने हमास के लीडर से मुलाकात की थी। सैफुल्लाह हमास लीडर खालिद मशाल से मिला था। सैफुल्लाह कसूरी की मुलाकात इस्माइल हानिया को श्रद्धांजलि देने के लिए जब वो कतर गया, तब हमास के लोगों से हुई थी। ये सैफुल्लाह लश्कर के मुखिया हाफिज सईद का भी करीबी बताया जाता है। नाम आप एक बार फिर सुन लीजिए, सैफुल्लाह कसूरी। ये जो आपको आदमी दिखाई दे रहा है, इसने भी कुछ वक्त पहले पीओके में एक बहुत जहरीली स्पीच दी, वहां जिहाद के नारे लगवाए, भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ इसने तमाम तरीके का जहर उगला। और उसके बाद चंद दिनों बाद आप ये हमला देखते हैं। और पहलगाम आतंकवादी हमले पर मैं एक और नई बात आपको बताता हूं। लश्कर का एक कमांडर सैफुल्लाह हमले का मास्टरमाइंड है, ये आर्मी के सोर्सेज बता रहे हैं। 2 महीने से इस हमले की प्लानिंग कर रहा था ये सैफुल्लाह कसूरी। 2 बार
इसने पाकिस्तानी आर्मी कैंप का भी दौरा किया। तो इससे भी साफ पता चलता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स की आड़ में पाकिस्तान जो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है कि हमारी फौज, हमारी आईएसआई सीधे तरीके से कहीं इन्वॉल्व नहीं है ऐसी वारदातों के अंदर, ये सब धोखा है, सब सरासर झूठ है। ये वो आतंकवादी है, ये कतर जाता है, हमास का जो मुखिया था इस्माइल हानिया उसके फ्यूनरल में जाकर के शिरकत करता है, वहां हमास के लोगों से मुलाकात करता है, अब ये स्पीच देता है भारत के खिलाफ। कुछ रोज पहले पाकिस्तान के आर्मी कैंप का दौरा करता है और उसके बाद भारत में ये हमला होना है। सर, अब ये तो आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो कितनी पुख्ता होती है, जो सोर्सेस से आती है। आपने वो इंटेलिजेंस पर एक्शन लिए हैं खुद कश्मीर घाटी के अंदर, तो ये तो बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का हाथ तो इसमें। बिल्कुल सौरभ, इनफैक्ट कई बार हंसी आती है, कई बार पाकिस्तान के स्पीकर आते हैं, कुछ आते कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, ये तो आपके लोग कर रहे हैं। तो वहां पर अगर पाकिस्तान में रह के वो जहरीले बयान दे रहा है, अगर उनका आर्मी चीफ जहरीले बयान दे रहा है, वो कह रहा है कि कश्मीर हमारे नब्ज है, गर्दन की नब्ज है, अगर वो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम में डिवाइड वाली बातें कर रहा है, और अगर वहां पर इनको ट्रेनिंग मिल रही है, वहां खुलेआम घूम रहे हैं, तो किस बात का, ये कैसे मना कर सकते हैं, किस बात का डिनायल है? ये तो एक तरह से जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पाकिस्तान सेना के एक्सटेंशन है, जैसे कि भैया हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, इनको भेजो मरने के लिए। कश्मीरी जो है गरीब आदमी जो हैं, जो पाकिस्तानी कुछ गरीब हैं, उनको वीडियो दिखाया, फोटो दिखाई, दुनिया भर का मोटिवेट किया, ब्रेन वॉश किया, जहर भर दिया दिमाग में और कहा जाओ और मरो। उनके लिए डिस्पोजेबल है, वो मर जाए 4 मरे 10 मरे, उसको पाकिस्तान सेना को फर्क नहीं पड़ता। सर, एक और अपडेट है मेरे पास, मैं दे देता हूं। पहलगाम हमले के आतंकवादियों पर एक और खुलासा, 3 आतंकवादियों के कोड नेम थे, अब मैं वो आपको बता रहा हूं। मूसा, यूनुस, आसिफ, ये इन आतंकवादियों के कोड नेम थे। मतलब इनके असल नाम के अलावा एक दूसरे को जिन नामों से ये बुलाते थे, वो 3 नाम मैं आपको बता रहा हूं। जो आप तस्वीरें आपने देखी, जो स्केच आपने देखे, इन्हीं के ये कोड नेम थे। और ये तीनों आतंकवादी पुंछ में भी इससे पहले एक टेररिस्ट वारदात कर चुके थे। अब मूसा, यूनुस, आसिफ, इस नाम से ये आपस में एक दूसरे को बुलाते थे। अगर इनकी बात होती थी कहीं या इनको यहाँ समर्थन देने वाले लोगों से, इसी नाम से ये जाने जाते थे। और ये और बड़ी बात है कि पुंछ में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें भी इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट रह चुका था। मतलब अब इसका कि ये काफी वक्त से कश्मीर के अंदर रह रहे थे। और आतंकवादी आसिफ, फौजी का नाम कोड नेम मूसा था, सुलेमान शाह का कोड नेम यूनुस था और अबू तलहा का कोड नेम आसिफ बताया जा रहा है। फिर बता रहा हूं आपको, आसिफ फौजी जिसका नाम है उसका कोड नेम मूसा बताया था, सुलेमान शाह का नाम यूनुस था और अबू तलहा का जो कोड नेम था वो आसिफ था। और ये पहले भी एक वारदात के अंदर शामिल रह चुके थे। सर, ये तो नाम, कई बार तो नाम ही आपको पहचान आपकी उजागर कर देता है। ऐसे नाम हमारे यहां तो नहीं होते। अबू तलहा और जैसा अब जो और इंफॉर्मेशन है कि इससे पहले भी एक टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल रह चुके हैं। आप महीनों से रह रहे हो, इसका मतलब? देखिए सौरभ, ये जो आप अभी खुलासा कर रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये नहीं कि ये 48 आवर्स के बीच में ये मिल गई सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसको जाहिर कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशंस सभी के पास होती है, इवन नीचे ग्राउंड लेवल तक होती है। और ये लोग वही हैं, केवल आके मिलते हैं और ये कार्रवाई करते हैं। मैं फिर से आपको बताऊं, इसमें यदि आप जम्मू एंड कश्मीर को आप बोलते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर, उसके 3 ही आयाम हैं, इसके अलावा चौथा आयाम नहीं है। या स्पाइरल ये फिर होगा, फिर हम यहाँ बैठेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, ये होगा। देखिए, आपने बताया कि इनका एलिस नाम है ना, कि आप उसको मूसा बुलाते हैं, किसी को, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें लिस्ट बनी होती हैं। और आप फिर बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं, जितने टेररिस्ट हैं, ये बोलते हैं ना 80 के आसपास यहाँ घूम रहे हैं यहाँ पर, और तकरीबन ओवरग्राउंड वर्कर्स, तो मेन ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिसको हम लोगों ने ये कह दिया कि वो पॉलिटिकल वर्कर को बना दिया, उनको हर एक पार्टियों के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको हाथ नहीं लगा सकते आप। एक हाथ लगाने की ट्राई की थी, बीजेपी के गवर्नमेंट महबूबा के साथ थी, तो लगाने की, उन्होंने पूरे के पूरे कश्मीर को जला दिया उस समय। और ये सारे खड़े हो गए कि ये तो बच्चे हैं, नादान हैं, ये कश्मीरी हैं। यही बात होती है, चाहे बुरनवानी हो, उसकी बात की। आज भी 2 ही चीज़ हैं, आप ओवरग्राउंड वर्क, ये एक कदम नहीं चल सकते, 2 कदम आप कहते हैं ना, इतनी ये चारों तरफ से आपके पास आ रहे हैं, इसलिए कि ओवरग्राउंड वर्करों का जाल फैला हुआ है। एक्शन नंबर 1 ऑन ओवरग्राउंड वर्कर्स, या आप करें
80% आप सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम, मगर हम उसको करना ही नहीं चाहते, चाहे कोई भी, इंक्लूडिंग आज के दिन हम इसको छूना नहीं चाहते। और यही प्रॉब्लम है। आपने बताइए इतना समय 35 अल्फा और 370 के जाने के बाद डेमोक्रेटिक पैटर्न क्यों नहीं चेंज हो सकता है? क्यों नहीं इस इलाके में हमारी कंपनियां, हम जाके, आप जाकर के फौज क्यों नहीं रह सकते? इस इलाके में हाई एल्टीट्यूड मॉनफेयर वार का विंग वो हटा दिया गया। तो आप यदि इन चीजों को मानेंगे, और ये करता कौन है? ये यहां के नहीं, केंद्र सरकार कर सकती है। वो वहां बता रहे थे, दिस इज वन। हाँ, दूसरा पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम आप कह रहे थे ना कि उसका थ्रेशोल्ड, ये दीज आर नॉट द इंटेंसिटी यू हैव टू। यदि आप कहते हैं पीओके हमारा है, यदि आप कहते हैं ना, ये आपने 2019 में पार्लियामेंट के अंदर में कहा कि पीओके को हम कहते हैं हमारा है, तो लेने की क्षमता, जब हम पूरा बांग्लादेश को, इस पाकिस्तान को ले सकते हैं, तो ये पीओके क्या? आप सजेस्ट कर रहे हैं ऑल आउट वॉर, ऑल आउट एक्शन होना चाहिए? ऑल आउट वॉर की जरूरत नहीं होती है। आप जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जिस तरह से आप ये हमास की बात कर लीजिए, सुन एक मिनट में खत्म करने दीजिए, कि अदरवाइज लोग इसको ना ये कर देंगे। जब आप जाते हैं तो इन हाइट को आप ऑक्युपाई, वो आपके हाइट को ऑक्युपाई करता है, हम जाते हैं, हम उसको छोड़कर आ जाते हैं। आपके जितने कॉरिडोर हैं, ओनली 24 या 25 कॉरिडोर्स हैं। यदि हम उस पीक पे जाते हैं जो कि अनमार्क्ड है, वो हमारा इलाका है, हम उसको यदि पकड़ते हैं तो छोड़ना। और मैं बताता हूं, ये प्लाटून कमांडर लेवल के ऑपरेशंस हैं। ये नहीं कि इसके अंदर में आपको पूरा वेस्ट, ईस्टर्न कमांड, नदर्न कमांड और इसको लगाने की जरूरत पड़ेगी, वेस्टर्न कमांड। ये ऑपरेशन, मगर हिम्मत होनी चाहिए। ये हिम्मत है की चोटियों पर हम बैठे जाकर, हम बैठे, ठीक है, कि आपको ये फेल्फेडिया कॉरिडोर का नाम सुन रहे हैं ना, नेट्रोजियम कॉरिडोर उन्होंने गाजा में बना दिया, हम नहीं कर सकते ये। ठीक है सर, एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं आपको। मैंने आपको 3 नाम दिए अभी आतंकवादियों के, ये तीनों के तीनों पाकिस्तानी हैं, ये क्लियर है बिल्कुल। ये आतंकवादी जिन्होंने कल पहलगाम में 28 लोगों की मौत, कोई की हत्या की, ये पाकिस्तान से ही आए थे, पाकिस्तानी ही थे। ये ऐसा नहीं है कि यहां के लोग जो हैं कश्मीर के और ट्रेनिंग लेने के लिए वहां चले गए और फिर वापस आए। ये पाकिस्तान के ही लोग थे, पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग ली, पाकिस्तान में इन्होंने ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षण लिया, उसके बाद ये भारत आए। अब ये कब से भारत में रह रहे थे इसकी तो जांच होगी, लेकिन अब ये चूंकि बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक ऑपरेशन, एक आतंकवादी हमले में ये शामिल रह चुके थे, तो काफी वक्त से ये कश्मीर घाटी के अंदर रह रहे थे। मतलब पूरा वक्त था इस हमले को अंजाम देने के लिए, जगह चुनने का, उस सही वक्त का इंतजार करने का, वैसी जगह पर जहां पर सुरक्षा बलों की प्रेजेंस ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये बहुत अंदर है कश्मीर घाटी में, एलओसी से बहुत दूर। अभी हमारे आपको मेहमानों ने बताया 80-90 किलोमीटर से भी ज्यादा एलओसी से है। आप सोचिए पूरा कश्मीर पार करके ये लोग इस जगह तक पहुंचे थे। बात यह हो रही है कि भारत क्या जवाब दे। हमें कश्मीर घाटी के अंदर भी सफाई करनी है, जम्मू कश्मीर में सफाई करनी है, और पाकिस्तान पर भी एक्शन लेना है। पाकिस्तान की सेना का चीफ 4 दिन पहले अपने तकरीर में कहता है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए पाकिस्तान बना। हम एक सुपीरियर आइडियोलॉजी है और कश्मीर हमारी शारग है, गर्दन की नस है। बड़े दिनों के बाद किसी पाकिस्तानी जनरल के मुंह से ऐसी बात सुनी, और उसने एक ऐसे मौके पर कही जब वो जानता था यह बात पूरी दुनिया में सुनाई देगी, और उससे पहले शायद वो सारा इंतजाम कर चुका था इस आतंकवादी हमले का, बस इंतजार कर रहा था कि कब उसके ये टट्टू गोली चलाएं। सर देखिए, जो आपने बात करी कि हमें क्या करना चाहिए, इसके कई ऑप्शंस हैं, और भारत सरकार के पास में, मिलिट्री के पास में, इंटेलिजेंस के पास में, ये सारे के सारे ऑप्शन टेबल पर हैं, और मैं सबका एक बार विश्लेषण करूंगा। सबसे पहले जो पाकिस्तान के साथ डील करना है, इसमें कोई शक नहीं है, ऑल आउट वॉर की मैं हिमाकत नहीं करूंगा। उससे कम काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। कुछ हम पहले कर चुके हैं, कुछ हमें और करने हैं। आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, कोई कारण नहीं बनता। हमारे पास सारे जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, एलईटी के, जेईएम के, सबके ग्रिड रेफरेंसेस हैं, सबकी लोकेशंस हैं। मिसाइल अटैक करना कोई परेशानी नहीं है, वो अभी हो चुका है, क्योंकि अभी हो रहा है ये। जहाँ जहाँ लोगों को अपना लगा कि हमारी सिक्योरिटी खतरे में, उन्होंने ये एक्शंस लिए। ड्रोन्स के एक्शंस हुए हैं, उसी मुताबिक स्ट्राइक्स हुई हैं। कॉवर्ट एक्शन, जो दूसरे एक्शंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं छुप के वार करने वाली बातचीत,
जैसे उन्होंने पेजर्स के ऊपर किया है, मैं नहीं समझता कि हमारी एजेंसीज को तब तक चुप बैठना चाहिए जब तक हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर और जो इसकी अभी फोटो दिखाई आपने, इनको क्यों नहीं उड़ाया जा सकता। अगर उनके दर्जनों स्लीपर सेल इंडिया में हैं तो क्यों हमारे इतने स्लीपर सेल पाकिस्तान में क्यों नहीं है। और जाहिर है कि इस तरफ हमें काम करने की जरूरत है। एक सेकंड, लेकिन जब बालाकोट हमने किया था तब भी हमारी पोजीशन ये थी कि हमने ये पाकिस्तान या पाकिस्तानी सेना पे हमला नहीं किया, आतंकवादियों पे हमला किया। लेकिन अभी तो हम लोग यही बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान को दर्द ही तब होता है केवल जब उसके फौजी मरते हैं। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तानी सेना जाहिर है कि टेररिस्ट है, और पाकिस्तानी सेना के चीफ ने जब इस किस्म का वक्तव्य दिया, और वो पुराना आईएसआई चीफ रहा है, और उसके साथ साथ उस अपने वक्तव्य को पूरे वर्ल्ड को सुनाने के लिए इस वारदात को भी अंजाम दिया, तो ये तो इंटेंशन है। और जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। इसीलिए मेरा कहना है कि सीज फायर उन्होंने ऑलरेडी वायलेट कर दिया है, इसके बाद हमें इतनी फायरिंग करनी चाहिए। उनके पास अभी पैसे नहीं हैं उतने एमुनिशन के, और अगर हम उतनी फायरिंग करते हैं तो जाहिर है कि उनकी अर्थव्यवस्था और पाकिस्तानी आर्मी की ताकत पर भी दिक्कत पड़ेगी, और उन्हें अभी दो फ्रंट पे लड़ना है, क्योंकि उनको वेस्टर्न साइड में भी उनको तकलीफ हो रही है। तो ये मौका है हमारे लिए, अच्छा मौका है जब हम पाकिस्तानी आर्मी को प्रेशर में डाल सकते हैं बिना लड़ाई शुरू करें। सर एक क्विक कमेंट में कर्नल साहब के पास जाता हूं। हाँ, एक सेकंड। हाँ, प्लीज। आप बोल दीजिए, मैं आ रहा हूं सर। देखिए, आपने कहा और बहुत कम समय लूंगा कि हमें करना क्या है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। पाकिस्तान के साथ में कहना है कि ऑल आउट, एक हम लोग जानते हैं ना, एक वर्ड चलती है ऑल आउट वॉर, ऑल आउट में कि पूरा मोबिलाइजेशन हो जाए। हमने दिखाया है कि हम ऐसे करते हैं, मगर ऐसे नहीं होता है। ऑपरेशन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 48 आवर्स का सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता है। बालाकोट वन रिट्रीब्यूशन नहीं। आप देखिए ना, आप यदि लेबनान के वॉर को देख रहे हैं, सीरिया की, वो बार बार होती है। ये आप टोकनिज्म नहीं कर सकते। टोकनिज्म करके हम सौरभ जी को खुश कर देंगे कि मैं यदि कमांडर हूं, मैं आपको खुश कर दूंगा कि हमने एक्शन ले लिया, ये नहीं होती है। या तो आपको देश के गुस्से को शांत करने के लिए कुछ करके दिखाना, एक बात हो। हाँ, दूसरा कि आप वाकई हल करना चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो। आप 40 साल से हल नहीं कर पा रहे ना, हम वही स्पाइरल में वापस आ जाते हैं, वही चीज घूम। ये आप लेके चलिए, 3 महीने बाद आप फिर बुलाएंगे कि इसको बात करें, और ये बात तस्वीरें देखिए अभी आ रही हैं। ये गृहमंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे पहलगाम, उस वक्त की तस्वीरें हैं, वो हेलीकॉप्टर से उनको पहुंचाया गया। अच्छा, ये भी हम हमेशा नहीं देखते कि किसी ऐसी वारदात की जगह पर कोई इतना बड़ा व्यक्ति जो है वो ठीक उस स्पॉट पर जाए। ये तो बताया जा रहा है कल अंधेरा हो गया था, नहीं तो शायद कल ही तैयारी थी कि कल ही शायद वो जाना चाहते थे, लेकिन उनको कश्मीर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। फिर वहां उनको एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी दी गई। उसके बाद फिर आज वो आए हैं, वो देख रहे हैं कि क्या जगह है जहां पर ये हमला हुआ है। तो प्रधानमंत्री का वापस आ जाना, गृह मंत्री का स्पॉट पर चले जाना, भारत सरकार ये तो कोई नहीं कह सकता कि इस वक्त फुल्ली अवेयर है कि देश क्या चाहता है। मैं आपको एक चीज बताऊं जी सरोज जी, जब हमारा पायलट, सॉरी मैं नाम भूल गया, जो अभिनंदन, जब अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में था, और प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोला कि अगर आप उसको 24 घंटे में वापस नहीं करेंगे तो आपकी शामत आने वाली है। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अपने सेनेट में स्पीच दिया कि बाजवा, जनरल बाजवा उनके पास आ गए ऑफिस में, उनकी टांगे थरथरा रही थी। वो बोल रहा था कि अगर हम अभिनंदन को छोड़ते नहीं है तो मिसाइल अभी आने वाले हैं। ये उसने फॉरेन मिनिस्टर ने अपने सेनेट में स्टेटमेंट है उसका। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तानी आर्मी हिंदुस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। जब इंडिया ने रिजॉल्व दिखाया कि अगर आप उसको छोड़ते नहीं तो हमारे मिसाइल आपके पास आ जाएंगे, तो एकदम से उन्होंने गिव अप किया। क्यों? उनका प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने ये सोच के रखा कि भारत कुछ करेगा नहीं। अब भारत के पास क्या ऑप्शंस है? भारत को हर ऑप्शन को एग्जामिन करना पड़ेगा, और फाइनल ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपके ऑप्शन को इस्तेमाल करने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा। तो आपको तैयार रहना पड़ेगा ऑल आउट वॉर के लिए। लेकिन ऑल आउट वॉर के नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, जनरल अस्थाना साहब ने बताया, आप उनको एग्जामिन करके उनको इस्तेमाल कीजिए। अगर उसके बाद ऑल आउट वॉर होता है फिर आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि 40 साल से हमारे लोग मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कुछ असर हो ही नहीं रहा है। तो आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव? यही ऐसे साहब ने जो बोला सर्जिकल स्ट्राइक एक बार की चीज नहीं है, सिर्फ एक बार करके खत्म नहीं हो जाएगी। एब्सोल्युटली नहीं, इन्होंने बोला, बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने।
अगर पाकिस्तान ने करगिल के अंदर हमारी हाइट्स को कैप्चर किया और हमको कम से कम 1000 जवानों की शहादत देनी पड़ी उसको वापस लेने के लिए, और तब आपके पास मौका था कि उनके पीओके को कैप्चर करो, आपने नहीं किया। आप हमेशा ये मैसेज दे रहे हो कि भाई हम नहीं कुछ करने वाले हैं, आप जो कर दो, हम तो अपने लॉज के अंदर काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बहुत बड़े देश हैं और आप अपने ताकत को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या मैसेज भेज रहे हैं? तो आपको ये सब ऑप्शंस इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर ऑल आउट वॉर हो जाता है उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद जिसमें हमारे 26 पर्यटक जो थे, 26 शहरी भारत के, उनकी हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की, उससे जुड़ा एक अपडेट आपको दे रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त एक अहम बैठक कर रहे हैं जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो भी थे इस बैठक में, और 3 घंटे ये बैठक चली है जिसमें जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर उन्होंने ये मीटिंग की है और सारा अपडेट लिया है। सीसीएस की बैठक में जो आज शाम को 6 बजे होगी, प्रधानमंत्री के सामने ये सारा अपडेट रखा जाएगा और सैनिक ऑप्शन जो भारत के पास है उसके सारे विकल्प जो है वो भी प्रधानमंत्री के सामने रखे जाएंगे। हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। जी मनीष, बताइए। सौरभ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और तीनों सर्विस चीफ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, साथ में एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ की मौजूदगी थी। साथ में हमें बताया गया है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई इसमें मौजूद थे, और एक इसके पूरे जम्मू कश्मीर के हालात के साथ साथ जो स्पेसिफिकली जो ये पहलगांव के अंदर टेरर अटैक हुआ है, जो अभी तक का सबसे बड़ा टेरर अटैक पुलवामा के बाद इसे माना जा रहा है, तो इसके ऊपर पूरा सीक्वेंसिंग के साथ डिटेलिंग की गई है, और जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसके साथ साथ आगे की क्या कार्रवाई की जाएगी, आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ जो इनके हैंडलर्स हैं, हाइडआउट्स हैं, उनको कैसे स्ट्रेटजी के साथ बर्स्ट किया जाएगा, इस पर बात हुई है। और अब से कुछ देर बाद करीबन 6 बजे का वक्त होगा जब सीसीएस की बैठक होगी, तो उसमें इसकी दिशा और दशा तय हो जाएगी। रेफरेंस के तौर पे जब ये सर्जिकल स्ट्राइक या फिर उरी अटैक के बाद या फिर जब ये बालाकोट हुआ था, उस दौरान भी एक हाई लेवल ये मीटिंग हुई थी, और उसके बाद परिणाम कुछ ही दिनों में देखने को मिला था, क्योंकि इस समय अमित शाह खुद यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने परिवार के लोगों से बात किया। एक बहुत ही अहम बात है इसमें, एक अरुणाचल प्रदेश की एक फैमिली थी जो कि भारतीय वायुसेना में कॉर्पोरल थे। उन्होंने जब बात की अमित शाह ने उनके परिवार से, तो उनकी पत्नी ने पूरा सीक्वेंस बताया, और इस सीक्वेंस के बाद अमित शाह ने उनको खुद बोला है, उनसे हमारी बात हुई, जो उनकी वाइफ हैं जो कॉर्पोरल तेलांग की, उन्होंने कहा कि अमित शाह पर हमें भरोसा है, और उन्होंने हमें इस बात को कहा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। एक प्रॉपर और बड़ी मैसेजिंग है उन 26 परिवारों के साथ पूरे देश के लिए। और अब से कुछ देर बाद ये जो हाई लेवल जो मीटिंग हुई है, इसके जो मिनट्स हैं उसके मुताबिक जो मल्टीपल प्लान्स उसे देखा जा रहा है, और उसके बाद ये इसकी अगले 24 घंटे में ये निर्धारित हो जाएगा कि आगे कैसी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं सौरभ, जो भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस हैं वो ऑपरेशंस अंजाम दे रही है। मतलब भारत अपनी तैयारी में जुटा हुआ है और पाकिस्तान ने भी इस पर पूरी निगाह बनाई हुई होगी। मनीष, फिलहाल शुक्रिया आपका। पाकिस्तान की बात हम लोग कर रहे थे, हमने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के उस जहरीले भाषण की बात की जो 4 दिन पहले उसने दिया था, और जिसमें साफ साफ कहा था कि मुसलमान और हिंदू साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए पाकिस्तान बना। उसने साफ साफ कहा था कि कश्मीर के साथ पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, हम कश्मीरियों को कभी नहीं भूलेंगे। और उसके बाद यह आतंकवादी हमला हुआ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस हमले के बाद ये शायद इसको भांपते हुए कि भारत का जवाब अब बहुत तीखा होगा, बहुत जोरदार होगा, पहले से एक भूमिका बनानी शुरू कर दी है कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में एक टीवी चैनल से बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत हमें दोष ना दे, और उसके बाद कई तरीके के बहाने, कई तरीके की अनर्गल बातें ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है उसने अपने देश के लोगों को बताई हैं और सुनाई हैं। वो मैं आपको बयान दिखाऊं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का, उससे पहले एक रिपोर्ट हमारे पास हमारे सहयोगी मंजूर मीर ने पहलगाम से भेजी है, वो आप देखिए। हम इस वक्त बाइसरन के दाना पानी ढाबा में मौजूद है, जहां पर मिलिटेंट ने बिल्कुल क्लोज रेंज से
पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। कैसी तस्वीर है इस ढाबे की, आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस ढाबे में जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको यहाँ पर कुर्सियां जो है बिखरी हुई दिखाई देंगे। जो मेनू कार्ड है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पड़े हुए हैं। ये दाना पानी का ढाबा है। बताया जा रहा है कि करीबन 20 से ज्यादा लोग तब यहाँ पर बैठे हुए थे जो लंच कर रहे थे उस समय यहाँ पे। और उसी दौरान ये जो रास्ता है, ये जो मेरे सामने आप सिक्योरिटी के जवान देख रहे हैं, यहाँ से मिलिटेंट आ गए और यहाँ पर उनसे पूछा गया, नाम मजहब उनका पूछा गया और उसके बाद यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां उनको चलाई गई। यहाँ इसमें आसपास में छोटी छोटी दुकानें भी है जो आप इस बाहर वाली साइड में देख सकते हैं। कहीं पोनी वाला, घोड़े वाले भी यहाँ पर मौजूद लाइन में थे जब ये घटना घटी है। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पर मौजूद थे। आप कुर्सियाँ देख सकते हैं कि कुर्सियाँ जो है आपको ज़मीन पर ताश के पत्तों की तरह यहाँ पर बिखरी हुई दिखाई देंगे, क्योंकि मिलिटेंट जो थे जब वो यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ उस समय मौजूद थी। बताया जा रहा है कि करीबन 200 से 250 पर्यटक इस स्पॉट पर मौजूद थे और कोई तस्वीरें खींच रहा था, कोई यहाँ पे उस समय खाना खा रहा था। तो 3 साइड से मिलिटेंट AK-47 से बताए जा रहे थे, वो लेस थे, पाकिस्तानी थे, पुलिस की यूनिफॉर्म में यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और जिसमें इतने पर्यटकों की जान चली गई। कैमरामैन मोहम्मद असलम और गवर के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी। लेकिन भारत के आने वाले एक्शन से पहले ही घबराकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कह दिया कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और भारत हमको दोष ना दे। सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बात। पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कथित तौर पे ये सारी होम ग्रोन जो है इंडिया के खिलाफ जो है मुख्तलिफ जो उनकी सो कॉल्ड रियासतें हैं उनमें बगावतें हुई हैं। एक नहीं, 2 नहीं है, दर्जनों के हिसाब से। नागालैंड से लेके कश्मीर तक और साउथ में, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, ये सारी जगह हिंदुस्तान की जो दिल्ली में जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ बगावत हुई है। और ये होम ग्रोन है, लोग अपनी हुकूक मांग रहे हैं। एक हिंदुत्व वाली हुकूमत जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है, माइनॉरिटीज़ को, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें क्रिश्चियंस भी हैं, जिसमें बुद्धिस्ट भी हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, उनका कत्लेआम कर रही है। ये उसके ख़िलाफ़ बगावत है जिसकी वजह से ये वहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और कहे भी क्या पाकिस्तान का रक्षा मंत्री, इसके अलावा वो और बात क्या कह भी सकता था। और इस वक्त तो ख्वाजा आसिफ का सबसे बड़ा डर ये है ना कि भारत करेगा क्या। अभी आपने देखा भारत के रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं। हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग, शाम को कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें तय होगा कि पाकिस्तान को कहां और कैसे जवाब दे रहा है। लेकिन सर, जो आपने सुनी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात, इसमें डर सुनाई दे रहा है। सौरभ, मुझे हंसी आती है क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी कभी ऐसा होता है तो पहले वो मना कर देते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये इंटरनल मैटर। लेकिन 2-3 इन्होंने खतरनाक बातें की हैं। देखिए, एक बोला कि हिंदुत्व की सरकार वहाँ चल रही है, यानी कि माइनॉरिटी का अगेंस्ट ये हो रहा है जिसके खिलाफ ये जाग रहा है। लेकिन ये नहीं समझते कि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों का मीडिया टोटली ओपन है। कहीं पे इस तरह की बात होती है तो सीधा निकल के आती है और वीडियो बन जाते हैं, आजकल खबर निकल के आती है। और आज ये बात POK के लोग भी समझ रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी समझ रहे हैं और कश्मीर के लोग भी समझ रहे हैं कि ये सब खाली प्रोपेगेंडा है। दूसरी बात, ये जो पश्तून बोलने वाले कहाँ से आए, जो आज जो उनका सैफुल्ला कसूरी कहाँ पर बैठा हुआ है, उनका हाफिज सईद कहाँ बैठा हुआ है, उनका उसामा बिन लादेन कहाँ बैठा हुआ था। कहीं भी कुछ होता है तार उसके पाकिस्तान से जुड़े होते हैं और ये हर बार डिनायल मोड में रहते हैं। हमें तो पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जबकि आप देखिए, एक बात और यहाँ निकल के आई है, जो आसिम मुनीर के बयान, यहाँ पर एक मुझे एक अलग एंगल दिख रहा है कि आज वो शायद वो उसके एम्बिशन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनके बयान आर्मी चीफ वाले बयान नहीं थे, उनके बयान थे नेताओं वाले, पॉलिटिशियन वाले, जो 2 नेशन थ्योरी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, कश्मीर का मुद्दा,
ये सब तभी उठाते हैं पाकिस्तान में जब उनको चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। जब भी पाकिस्तान में बातें कंट्रोल से बाहर हुई, जब भी सेना को लगा कि इज्जत खत्म हो रही है, जो ऑन ग्राउंड उनकी इज्जत मट्टी में मिली हुई है बिल्कुल, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनवा हो, या उनके करप्शन के चार्जेस जो सेना के ऊपर लग रहे हैं, तब ये ध्यान भटकाने का काम इनका आज से नहीं शुरू से रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, भारत सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि इसमें पाकिस्तान है? पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अपने टीवी चैनल पर फोन पर बता रहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं एक्चुअली जो जिस प्रकार की स्टेटमेंट थी और जो उसमें फोर्स था, जो कन्विक्शन था, वो तो था ही नहीं उसमें। मैं तो सोच रहा था शायद उसको पिटाई हो रही है, वो कुछ बोलने को उसको मजबूर किया जा रहा है। मुझे लगता है ये बिल्कुल प्रीएम्प्ट कर रहा है, बल्कि अभी तक तो मेरे ख्याल से मैंने नहीं सुनी कोई अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट किसी रक्षा मंत्री ने हमारे दी है, किसी ने नहीं बोला। तो इसको ये बोलने की ज़रूरत क्या है? ऑफ कोर्स जो आपने बताया पहले, जब आपने इनकी स्टेटमेंट से पहले बताया, शायद इनको लग रहा है कि कोई एक्शन होने वाला है, तो उसका प्रीएम्प्टिव ये बयान दे रहे हैं आपस में। दूसरी बात मैं आपको ये बताना होगा, ये जो आपने देखा होगा POJK में हमस के लोग आए थे, हमस के लोगों ने वहाँ पर एक रैली करी। जब हमस को मार पड़ रही थी, हमस को भगाया जा रहा था गाज़ा से, तो वो लोग POJK में आए थे। और जो ये जो बयान दे रहा था, जो मास्टरमाइंड आपको दिखाया गया, अगले 2-4 दिन में ये अज्ञात वीरों का शिकार बन जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि ये मरेगा तो उससे हमारी समस्या दूर नहीं होगी। वो बहुत छोटे फुट सोल्जर्स हैं इसके, या मिडिल मैन है आप मानो। आपको जब तक आप पाकिस्तान के ऊपर उनको इस चीज़ की कीमत, काफ़ी बड़ी कीमत अदा नहीं कराएंगे, तो कश्मीर का मामला हमेशा वैसा ही रहेगा। और जो उनको जहाँ पर कश्मीर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, और कई सारे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज में है, पॉलिटिक्स में है, बिजनेस में, हर जगह हैं वो। और जब तक आप उनके ऊपर नकेल नहीं कसेंगे, और तब तक नहीं नकेल कसी जाएगी जब तक आप पाकिस्तान आर्मी को वीकन नहीं करेंगे। जी सर। और ये अब समय आ गया है। जलसा इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा होगा? ऑब्वियसली दे नो भारत बैठेगा तो नहीं। देखिए, उनको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान आर्मी को कि भारत कुछ नहीं करता है, भारत करेगा भी तो टोकनिज्म करेगा, और हम एक स्ट्राइक कर देंगे, कोई शहर स्ट्राइक कर देंगे। दिस इज़ देयर कंसेप्ट, और देखा गया है लगातार। और ये कंसेप्ट उन्होंने कारगिल वॉर के समय से ये उनके जहन में आ चुकी है। उनको ये पता है कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं, और न्यूक्लियर पावर की हदबंदी में रह करके, क्योंकि हमने ये मैसेजिंग डायरेक्ट पाकिस्तान को बार बार दिया है और लंबे समय तक दिया है। देखिए, मिलिट्री एक्शंस का ये नहीं होता कि आपका न्यूक्लियर 2 कंट्रियां हैं तो हमारे को कहीं, आपको कारगिल वार में मैं बताता हूँ, कारगिल वार में हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, टिक्कू साहब ने इसको कवर किया था। हम लोग में बहुत सारे इलाके पाकिस्तान के भी पकड़े हैं, जिसको अभी तक हम मैप के ऊपर में चाइना ग्राफ पेंसिल से दिखाते हैं। हमारी मिलिट्री की भी कमजोरियां हैं। उन यूनिटों को अभी भी बैटल ऑर्डर या थिएटर ऑर्डर नहीं दिया गया है, ये कह करके कि शायद वो कहीं पता लग जाए और हम अपने स्टैंड से ख़त्म हो जाए। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम है कि हम किसी तरह सिचुएशन को मैनेज करके, और ये कहीं ना कहीं हमारे भी स्ट्रीम्स में चले गए हैं। हम लोग देखिए, फौजियों का क्या काम है, मिलिट्री का क्या काम है? जस्ट नॉट इंटरनल सिक्योरिटी बट लुक आउटसाइड। यदि आप लुक आउटसाइड करेंगे, ठीक है, स्ट्रैटेजिक सिचुएशन आज माहौल ऐसा है कि आप ये क्या चाहते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ हम ना उलझें। हमें कोई ऐसा नहीं कि ऑल आउट वॉर करने की जरूरत पड़ेगी वहां। कुछ ऐसा, ये एक गलत दिमाग में, भारतीयों के दिमाग में बैठा दिया कि ऑल आउट ऑपरेशन हो जाएगा। ऑल आउट ऑपरेशन कारगिल में नहीं हुआ, वहां पर ओनली 2 डिवीजन लड़ी थी, 2 डिवीजन, एक डिवीजन का मैं हिस्सा था, और हमने वहां, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो क्योंकि हम ही नहीं क्रॉस किए LOC। ये है आपके अपने हदबंदी अपनी होती है ना। आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कहीं ऑल आउट वॉर पाकिस्तान करने की हिमाकत है उसकी आज? उसका वेस्टर्न फ्रंट टोटल है कगार में। हम बार बार तो ये कहते हैं, मगर हम घबराते हैं। यदि हम इस बार रिट्रीब्यूट नहीं करते हैं, मैं तो कहता हूं इजीएस्ट ऑपरेशंस हैं अगेंस्ट पाकिस्तान टू डू इट। 740 किलोमीटर का LOC है ना, उसके पीक्स कितने हैं? नॉट मोर देन, जहां से वो इन्फिल्ट्रेट कर। आप यदि इजराइल पकड़ सकता है गाजा में जाकर के, यदि वो वेस्ट बैंक में जाके कर सकता है, वो लेबनान में, सीरिया में,
हम इतनी बड़ी फौज, फोर्थ लार्जेस्ट, कहां है इजराइल हमारे सामने? वो कर सकता है, हम लोग बात कर रहे हैं हम। और मुझे बड़ा शर्म आती है कि मैं अपने को मिलिट्री मैन और जनरल कहता हूं, मैं शर्म से डूब मरता हूं। हमारे सेक्शन कमांडर्स लड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बड़े बड़े बैठकें आप कर लीजिए, इसका कुछ नहीं होने वाला है। ये सीसीएस की मीटिंग ये एक नॉर्मल चीज है, मगर ये हो गया कि हां आज मैनेज करना है सिचुएशन, बस 48 आवर्स to 70 आवर्स इट विल डाई डाउन। रियासी में मारे थे आपको, इसी तरह रियासी में हुआ था ना 9 जून को 2024 में, ऐसे ही बहुत बड़े टीवी डिबेट, सब हम खड़े हुए, सबने कह दिया ये कुछ नहीं हो, हमें करना पड़ेगा और करके दिखा। मैं तो आपको कहता हूं 2 एक्शंस लीजिए, ये खत्म है कहानी 40 साल की। आप 9000 के, आप कहते हैं लिस्ट कहां है? लिस्ट सबके पास है। उन्होंने 12000 था, उसका 9000 हो गया। ओवरग्राउंड वर्कर, यू हैव टू बी रूथलेस। और ठीक कह रहे थे कर्नल टिक्कू, आधे लोग आपके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके, वो उनकी वोट बैंक है, वो नहीं टच कर सकते। दूसरा पाकिस्तान को क्या आपको पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोई आपको जरूरत नहीं है। आप 740 किलोमीटर जो हमारा है, जो आप कहते हैं ये हमारा है, और हमारे पास भी आज इतनी शक्ति है, हम 4 खड़े हैं, वी कैन डू इट, बट वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, अदरवाइज यही चीजें बार बार होती रहेंगी। सर, जो आप एक बात हम लोग कहते हैं कि आप लोग की भाषा में एस्केलेशन मैट्रिक्स शायद इस्तेमाल करते हैं एक टर्म की, आप कार्रवाई कुछ करेंगे, वो उसका जवाब देगा, आप फिर कुछ करेंगे, और ये सिलसिला अपवर्ड बढ़ता चला जाएगा। अबे आपने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो वो भी अपने जहाज लेके आया था ना, तो इसीलिए हम लोग ये कुछ लोग ये डर दिखाते हैं कि भाई ये तो फिर कहां पहुंच के रुकेगा। देखिए, एस्केलेशन डायनेमिक्स में जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर इस समय हम कुछ, हर समय इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो जाता है, उस समय की कहानी अलग थी, आज सिचुएशन अलग है। कुछ एक्शंस इजराइल ने लिए हैं, कुछ एक्शंस अमेरिका ने लिए हैं। इस बीच अमेरिका ने भी अपना ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था। उसके बाद में रूस ने कुछ एक्शंस लिए हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। जब उसने भी जो एक्शन लिए हैं वो बोलता है भी मैंने अपनी सिक्योरिटी को बरकरार करने के लिए लिया है। तो कुछ एक्शन अगर हम लेते हैं तो पूरे वर्ल्ड में किसी को कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाली है। दूसरी बात यह है कि जो ये न्यूक्लियर कार्ड है, न्यूक्लियर कार्ड कारगिल के टाइम में भी था, न्यूक्लियर कार्ड हमेशा रहा है, लेकिन न्यूक्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि वो न्यूक्लियर इस्तेमाल कर पाएंगे। और दूसरी चीज़, पहले पाकिस्तान के पास आपको याद होगा न्यूक्लियर हथियार हमसे ज़्यादा थे, और पिछले 2-3 साल में हमने उनसे काफ़ी ज़्यादा कर दिए हैं। और ये दुनिया भर की रिपोर्टें हैं जिसमें भारत की जो भी न्यूक्लियर आर्सेनल है उनसे ज़्यादा है। तो न्यूक्लियर तक तो लड़ाई जानी ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मैं बता रहा था, चाहे मिसाइल अटैक करें, चाहे ड्रोन अटैक करें, चाहे जैसे एक जो जनरल सेना साहब ने बताया, इम्प्रूवमेंट ऑफ LOC पोस्चर, कि जहाँ जहाँ पर उनके जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ से हमें लगता है कि ये आते हैं, उस मुताबिक जैसे इजराइल ने सीरिया के ऊपर कुछ एरिया और ज़्यादा अपना लिया है कि मैं इससे इधर हम नहीं आने दूंगा मैं, तो उस किस्म का कुछ लिमिटेड एक्शन किया जा सकता है। क्योंकि आप याद कीजिए, कारगिल के टाइम में उसने भी तो LOC क्रॉस की ना, उसको भी पता था भारत न्यूक्लियर है। तो जब वो प्रोएक्टिव एक्शन ले सकता है तो हम क्यों नहीं ले सकते। दूसरी चीज आती है कोवर्ट ऑप्शंस में, सवाल ही नहीं पैदा होता यार। आसिम मुनीर चाहे किसी को भी बोले, मेरे हिसाब से पाकिस्तानी भी टेररिस्ट है, जितने पाकिस्तानी आर्मी भी टेररिस्ट है। अब चाहे ये हासिफ सईद हो, चाहे मौलाना मसूद हो, ये कभी ना कभी तो बाहर निकलते हैं यार। तो कोई कारण नहीं बनता कि उनको पिन पॉइंट अटैक नहीं किया जा सकता। ये टेक्नोलॉजी आज इजराइल हमारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। अगर हमारे पास नहीं भी है टेक्नोलॉजी तो उनसे हम मदद ले सकते हैं, अमेरिका से मदद ले सकते हैं। इस बातचीत पर लौटते हैं हम लोग थोड़ी देर में। ये जो आतंकवादी थे ये बॉडी कैम लगाकर आए थे, मतलब हर चीज का वीडियो बनाओ। अब तो बातें बिल्कुल खुलकर हो चुकी हैं कि इन्होंने हत्या करने से पहले वहाँ जो विक्टिम थे शायद उनके कपड़े तक खुलवाए, ये देखने के लिए कि ये मुसलमान तो नहीं है, ये हिंदू ही है ना, गैर मुसलमान ही है ना। अब इस सब के पीछे क्या साइकी है, ये एक्चुअली क्या सोच करके आए होंगे। अभी हमने बात की हमास के लोग POK में आते जाते हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले में हमारे 26 लोगों की हत्या करने वाले इन आतंकवादियों का मास्टरमाइंड, जिसका नाम सैफुल्लाह कसूरी है, जिसका POK में कुछ दिनों पहले का एक वीडियो भी हमने आपको दिखाया था, उसको लेकर के एक नई खबर आ रही है। पहले तो आप ये तस्वीर देखिए जरा, ये अगस्त 2024 की कतर की तस्वीर है, जहां पर हमास का मुखिया जब इस्माइल हानिया जब मारा गया था
गाजा में इस्माइल हानिया की जब मौत हुई थी, जब इजराइल ने उसको मारा था, उसके पहले उससे मुलाकात जाकर के इसने की थी कतर में अगस्त 2024 में। इसके कुछ वक्त बाद ही इस्माइल हानिया को इजराइल ने मार दिया था। लेकिन ये हमास के साथ सीधा कनेक्शन जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। खालिद मशाल से भी इसकी मुलाकात हुई है। माफ कीजिएगा, इस्माइल हानिया को श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। खालिद मशाल के साथ उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके साथ इसकी मुलाकात। और लश्कर चीफ हाफिज सईद का भी ये बहुत करीबी बताया जाता है। और हाफिज सईद कहां है, पाकिस्तान ने उसको कहां छिपा रखा है, ये भी वो दुनिया से बचा करके रखता है इस बात को। ये देखिए, हाफिज सईद के साथ भी इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज सईद, ये दोनों आपको एक मोटरसाइकिल पर दिखाई दे रहे हैं। सब जानते हैं हाफिज सईद लश्कर तैयबा, उसके बाद जमात-उद-दावा के नाम से उसने अपना एक आतंकी संगठन बनाया जिसको उसने एक एनजीओ के तरीके से दुनिया के सामने पेश किया। और ये सब मेजरली पीओके में बेस्ड है, वहीं पर इनके कैंप भी चलते हैं। तो अब ये जो व्यक्ति है, ये सारी तस्वीरें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर आईएसआई और इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस में काफी ऊपर तक इसकी पहुंच थी। ये सैफुल्लाह कसूरी, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, खालिद मशाल के साथ जिसकी तस्वीर हमास के नेता के साथ आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। सर, ये हमास का एंगल बार बार जो आ रहा है और इस बीच में ये साफ हो जाना कि कैसे इन्होंने धर्म पूछ कर मारा। देखिए, हमास, पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी हर ऐसे संगठन के साथ हाथ जोड़ने को तैयार होंगे जो कट्टर इस्लामिक सोच विचार से उभरे हुए हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमास, क्योंकि वहाँ से उनको भागना पड़ा, कतर में उनको कोई पूछ नहीं रहा, अभी मार इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो वो भी शायद शेल्टर ढूंढ रहे होंगे, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि उनको बिल्कुल खुली छूट मिली है। वो तो जो मैं आपको बता रहा था कुछ समय पहले, वो मुजफ्फराबाद में प्रोसेशन हुआ था, उसमें हमास के लोग आए हुए थे। सर, मैं एक दो चीजें जोड़ूंगा, सॉरी, मैं आज आप कंप्लीट कर दीजिए अपनी बात। नहीं, मैं यही बता रहा था कि पाकिस्तान और आईएसआई और ये जितने भी आतंकवादी उन्होंने पाले हुए हैं, ये दुनिया में जहां पर भी इनको मिलता है कोई रैडिकल इस्लामिस्ट, वो उसको साथ लेने की कोशिश रैडिकल इस्लामिस्ट जिहादी माइंड। आप याद कीजिए इजराइल के ऊपर हमास का 7 अक्टूबर का हमला आज से 2 साल पहले का, इसी तरीके से बॉडी कैमरा लगा करके गए थे। और वो जो वहां उन्होंने महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, किसी को नहीं छोड़ा। और वो वहां उनकी नफरत यहूदियों के लिए दिखाई दी, जो इनकी यहाँ हिंदुओं के लिए दिखाई। देखिए, बॉडी कैम, जहां तक बॉडी कैम का ताल्लुक है, आफ्टर ऑल आप देख लीजिए, इनकी ट्रेनिंग होती है ना, जैसे मुरीद के में इनके ट्रेनिंग है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओजे के में इनके ट्रेनिंग कैंप है। तो जब ये बॉडी कैम लगाते हैं, उसमें सारा कैप्चर कर लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई करी, वही चीज़ें वहाँ पर उनको क्लासरूम में दिखाई जाती है मोटिवेशन के लिए। और अगर आपको याद होगा, कठुआ में भी जो हमला हुआ था 5-6 महीने पहले, वहाँ पर भी उन्होंने जो फौजियों के ऊपर, हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक किया था, उसमें भी बॉडी कैम लगे थे। और ये बॉडी कैम इसलिए लगाए जाते हैं, एक तो एविडेंस रह जाता है आईएसआई के पास कि उन्होंने ये कार्रवाई करी, और दूसरा यही बॉडी कैम से जो उनको तस्वीरें मिलती हैं, वो फिर अपने क्लासरूम में ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं, अपने कार्डर्स को मोटिवेट करने के लिए। यही एक वजह है। जहाँ तक इजराइल का हमास का ताल्लुक है, पूरे विश्व में जहाँ पर भी इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट्स सक्रिय हैं, एक जैसी ड्रिल फॉलो करते हैं। हमास ने ये किया तो इसलिए इनको भी बॉडी कैम इस्तेमाल करना। अब कहीं पर भी जाइए यही होगा। सीरिया में अभी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी अलावाइट्स और बाकी इजराइल के सीरियंस के बीच में, वहाँ पर भी आप देखते हैं बॉडी कैम्प्स लगे हुए थे। तो ये एक प्रोसेस है, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि अल्टीमेट कॉन्सेप्ट तो वही है ना, जहाद। अब सबके मन में एक ही सवाल है, भारत इसका जवाब पाकिस्तान को कब देगा? मैं आपको भारत पर हुए बड़े आतंकवादी हमले पिछले कुछ वर्षों के और उसके बाद भारत की कार्रवाई की एक टाइमलाइन आपको बता रहा हूं। 3 बड़े हमलों की बात करते हैं। मणिपुर में अभी नई सरकार आई थी, मोदी सरकार, जून 2015, 1 साल हुआ था। मणिपुर में बड़ा हमला हुआ। म्यांमार में बैठे आतंकवादियों ने सेना की टुकड़ियों के ऊपर, ट्रकों के ऊपर हमला किया था, जिसमें हमारे 18 जवान मारे गए थे। 5 दिन बाद भारत की फौज ने इसका बदला ले लिया था। सर्जिकल स्ट्राइक म्यांमार के अंदर जाकर के की थी। 8 और 9 जून की रात को भारतीय सेना के जवान
3 टीमों में ध्रुव हेलीकॉप्टर्स में सवार होकर के गए थे। तड़के 3 बजे म्यांमार में ऑपरेशन शुरू हुआ था, एक सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें वहां बैठे आतंकवादी मारे गए थे। दूसरा, जब उरी का हमला हुआ 18 सितंबर 2016 को, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हो गए। रात के अंधेरे में ये लोग आए और वो सोते हुए हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करके इन्होंने उनको शहीद किया था। 10 दिन बाद पीओके में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 28-29 की रात को, पाकिस्तान एलओसी पार करके 3 किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया था। और सबसे बड़ा हमला, भारत का जवाब 22 अप्रैल 2025 को, माफ कीजिएगा, पुलवामा का हमला 14 फरवरी 2019 को 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। और 13वें दिन बालाकोट में जो है हमने एयर स्ट्राइक की थी और उसका बदला लिया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हम लोग में से कई बार बहुत भावनात्मक होकर कुछ लोग कहते हैं इसका जल्द से जल्द बदला लिया जाना चाहिए, पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। सब कुछ ठीक है, यही बात भारत की सरकार, भारत की सेना भी तो सोच रही होगी, और वो कार्रवाई करनी तो उनको है। और ये इतिहास बता रहा है हमें, पिछले 10 वर्षों का इतिहास, ज्यादा पुराना नहीं, कभी 13 दिन से ज्यादा नहीं लगे भारत को कार्रवाई करने में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ सोच में बदलाव वाली बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होते थे, लेकिन पहले गवर्नमेंट ओन नहीं करती थी। तो अभी गवर्नमेंट ओन करती, जिसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सेनाओं पे और जो सोच के ऊपर और दुश्मन के ऊपर भी, कि भैया ये करेंगे, अगर हमने कुछ किया तो ये किस लेवल पे जा सकते हैं, वो अनसर्टेनिटी रहती है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक मणिपुर साइड में हुई और उड़ी हुआ तो उड़ी के बाद सर्जिकल हुई, अगली बार जब पुलवामा हुआ तो शायद वो सोच रहे हैं फिर सर्जिकल करेंगे। एयर स्ट्राइक पहली बार हुई पीस टाइम में, जबकि एलओसी पार करके हमारे एयरफोर्स ने वहां पर हमले किए। अब जो है, अब यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल क्या सोचना पड़ेगा। यही कारण है कि देखिए, प्लान हमारे बने होते हैं, फौज के भी, एयरफोर्स के भी, नेवी के, हमारे सब प्लान रेडी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कर लें, लेकिन फिर भी लास्ट मिनट कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, क्योंकि कोई भी हमले में जाए वहाँ पूरा एक, जिसको कहना चाहिए कि आपके प्लान बने होते हैं, मतलब पहले से ये तैयारी करके रखी जाती है कि कभी भी, मान लीजिए कभी कोई हमला हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमारा रिस्पांस कैसा होगा। बिल्कुल। हमारी जो कई चीजें हैं, एक प्रोएक्टिव स्टैंड हो गया या अटैक करना है, तो सब पोस्ट पूरी प्लानिंग बनी होती है। लेकिन जब हमला करना है फिर भी समय लगता है, क्योंकि उसमें बाकी कोऑर्डिनेशन चाहिए, आर्टिलरी के साथ, सिग्नल्स के साथ, इंजीनियर्स के साथ, टैंक्स के साथ, एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ, डिप्लोमेटिक, लॉजिस्टिक्स, ये सब करने में फिर भी टाइम। तभी उड़ी स्ट्राइक था, वो सब प्लान रेडी थे, लेकिन फिर भी 8-9 दिन लग गए। बालाकोट करने में टाइम लग गया। कुछ समय लगता है जो तैयारी होती है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है सौरभ, वो है सोच में बदलाव होना। सोच जब बदली हो जाती है तो सारी चीज़ें वहाँ पर सही रास्ते में पड़ जाती है। हर कमांडर, हर आदमी उस हिसाब से सोचने लगता है। यहाँ पर मैं 2-3 बातें ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी ऑल आउट वार वाली बात हो रही है, क्या हम ऑल आउट वार करें, या वहाँ पे आज पीओके में जिस प्रकार से लोगों के अंदर असंतोष है, क्या उसी वही आगे बढ़ जाएगा, जैसा कि कई बार बात उठी है। तो यहाँ पर हमें मिक्स चलाना पड़ेगा कि एक तरह से डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, कोवर्ट ऑपरेशन और इकोनॉमिक, हर तरह का साम दाम दंड भेद जिसको कहते हैं, वो चीज़ करके तभी हम इसको मैसेजिंग होगी। और पाकिस्तान आर्मी को जब तक, मैं जब था ना, हमारी तरफ कई बार रॉकेट लगा जाते थे, वो मिलिटेंट के रॉकेट लगा गए, तो हम जंगल बैशिंग नहीं करनी, पाकिस्तान की पोस्ट को ठोक दिया। अच्छा, वो कहते जी आपने क्यों फायर किया, सफेद झंडा लेके आते थे, क्यों फायर। मैं कहा जो पीछे रॉकेट फायर हुआ है ना, ये उसका जवाब है। हम उनके पीछे जंगलों में नहीं भागेंगे, हम तुमको ठोकेंगे। 2-3 बार ऐसा हुआ, हमारी तरफ से इंसिडेंट ही होने बंद हो गए। इनका इलाज यही है कि जो इनके जो जिसको कहते हैं ना कि जो सर है, जो इनको करने वाला है, उसको जब तक हम नहीं ठोकेंगे तब तक ये करते रहेंगे। उनके लिए मर जाए, उन्हें क्या दिक्कत है। राइट सर, हम यही बात कर रहे हैं कि कब, कितने वक्त में जवाब हो। एक टाइमलाइन हमने जो भी देखी, 10-12 दिन मैक्सिमम, बड़े हमलों के बाद भी भारत ने इतने वक्त में कार्रवाई कर दी है। देखिए, जहां तक जवाबी कार्रवाई का सवाल है, सारे ऑप्शंस पिछले 1-1.5 घंटे के डिस्कशन में हमने काफ़ी सारे चीज़ें डिस्कस करी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये अवेलेबल है पॉलिटिकल हायरार्की के लिए, और हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं और जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सबका तालमेल ज़रूरी होता है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने बोला, इंटरनेशनल ओपिनियन अभी हमारे फेवर में है। इकोनॉमिक वॉर में भी एक तरीके से पाकिस्तान को तकलीफ है, और
मौका काफ़ी अच्छा है। अब क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये जो इस समय जिन्होंने करना है उन्हीं को कॉल लेनी चाहिए, जो कि चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर हो, चाहे वो मिलिट्री लेवल पर हो, चाहे वो बाकी जो जो कोवर्ट ऑपरेशन है। इसीलिए मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज का नाम बार बार ले रहा हूँ, क्योंकि उन्हें भी एक्शन लेना चाहिए। और इसी मुताबिक जैसा कि अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बताया, हर तरीके से हमें कार्रवाई करनी है, डिप्लोमेटिक स्तर पर भी, इकोनॉमिक वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर। अभी जो आपने स्टेटमेंट दिखाई थी उनके डिफेंस मिनिस्टर की, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। वो अपने लोगों को बता रहा है कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पर गड़बड़ हो रही है, और अलग अलग जगह पे जहाँ पे इंसर्जेंसी हुई उनको गिनाने की कोशिश कर रहा है। ये साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है। तो हमें इन सब वॉर्स को एक साथ लड़ना पड़ेगा और एक साथ इम्पैक्टफुल कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई ज़रूरी है, सख्त कार्रवाई ज़रूरी है। और जो पाकिस्तानी मिलिट्री है, मेरे विचार से पाकिस्तानी मिलिट्री सबसे बड़ी टेररिस्ट है। उन्हीं का जो चीफ है उसको उसने जो वक्तव्य दिया है और उस वक्तव्य के साथ जो प्लान बनाया है, हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर हम लोगों ने ये नहीं बोला है कि भाई पाकिस्तान ने ये किया, लेकिन पाकिस्तान अपने आप ही बोल रहा है कि नहीं जी मैंने नहीं किया। तो साफ नज़र आ रहा है कि क्या कार्रवाई है। और इसके तार जोड़ने के बाद, क्योंकि भारत बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहा है, जब ये तार जुड़ेंगे उसके बाद में डिप्लोमेटिक प्रेशर डाला जाएगा, और उसके बाद में जो हमारा हमला होगा या जो भी हमारे एक्शंस होंगे वो तर्क संगत होंगे। तो उसको तर्क संगत बनाने के लिए ये वक्त जरूरी है। रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बात की, यही बता रहा है गंभीरता। देखिए, मैं आपको एक और चीज़, बिल्कुल गंभीरता तो ज़बरदस्त है, क्योंकि आर्मी चीफ्स, एयरफोर्स और नेवल चीफ से बात करने का तो कोई अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है कि अगर आप कोई बड़ी चीज़ नहीं सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप जो टाइमिंग, गवर्नमेंट के पास सब इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम तो ये बोलेंगे भाई प्लान्स रेडी हैं, लेकिन प्लान्स रेडी जब होते हैं, आपको जब तक लेटेस्ट इनपुट नहीं आएगा उसमें आप एक्शन नहीं ले सकते। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब बालाकोट में हमला हुआ वो उस दिन क्यों हुआ, उसकी वजह है क्योंकि बालाकोट में जो ट्रेनिंग सेशन होता है, जब वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिक्रूट्स हैं, अटैक तब किया गया। वहां पर 350 लोग थे, और मैंने उस दिन भी बताया था, और मैं उस बात पर कायम हूं अभी भी, कि अजहर मसूद उसमें मारा गया। ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था अजहर मसूद, उनको पता था अजहर मसूद कहाँ है। जब वो वहां पर मूव हुआ और उसके सब जो इमीडिएट लेफ्टिनेंट्स हैं वो वहाँ मूव हुए, तब स्ट्राइक हुई। और इंडिपेंडेंट सोर्सेज ने कंफर्म किया कि वहाँ पर उस दिन 200-250 रिक्रूट थे और अजहर मसूद खुद भी था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, उस दिन के बाद अजहर मसूद दिखाई नहीं दिया गया। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, हाफिज सैयद और उनका जो नेक्स्ट लेफ्टिनेंट था, शायद अब्दुल रशीद मक्की था, मुझे याद नहीं है नाम उसका, उनके ऊपर अटैक हुआ कुछ दिन पहले, क्योंकि वो मंगला जो है, मंगला में एक कोर है उनकी, उनको कोर कमांडर से वो मिलने गया था। अच्छा। बंगला कोर कमांडर से जब वो मिलके वापस आ रहा था और वो एक होटल में चाय पी रहे थे, उस टाइम उसके ऊपर हमला हुआ। और ये भी बताया जाता है, हिंदुस्तान के तरफ से नहीं, पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं वो ये बता रहे हैं कि उसका साथ वाला तो मर गया, हाफिज सैयद भी मारा गया, या वो इतनी बुरी तरह जख्मी हो गया कि वो अब किसी लायक नहीं, किसी काम के लायक नहीं है। तो ये हमें जानना चाहिए कि हमारे जिसने भी वो हमला किया, एक टारगेटेड किलिंग है। और मुझे बिल्कुल यकीन है इस बात पर कि ये जो कसूरी वगैरह जो भी अपने आप को बहुत हीरो मानता है हमस का, ये भी अगले 10-15 दिन में इसको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन बात फिर वही आ गई, आप एक को मारो कहीं और, क्योंकि कई सारे बने उनके मदरसों से निकलते आए हैं, रेडिकल थॉट से निकलते आए हैं, तो वो रिप्लेस हो जाएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको उस फोर्स के साथ, उस पावर के साथ डील करना पड़ेगा जो ये सब कुछ चला रहा है जी। और उसके लिए हमने काफी सारे विकल्प डिस्कस किए। बहुत तेजी के साथ चीजें बदल रही हैं और एक अहम अपडेट आ रहा है हर कुछ वक्त में। आगे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूंगा, जनरल अस्थाना, कर्नल टिक्कू, जनरल सोई, बहुत धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत शुक्रिया आपका।